हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं की पॉइंट्स ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बिहेवियर मैनेजमेंट इन पीडियोडोंटिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न या नियोनेट स्टार्ट होता है बर्थ टू 28 ईयर्स को बोलते हैं। बर्थ टू 28 ईयर्स के पीरियड को बोलते हैं न्यूबॉर्न या नियोनेट। आफ्टर 28 डेज टिल टू 1 ईयर को बोलते हैं इन्फेंसी। 1 to 3 ईयर को बोलते हैं टोडलर। प्री स्कूल 3 to 6, स्कूल एज होती है 6 to 10। एंड गर्ल्स के लिए 10 to 14 ईयर्स कहलाता है एडोलसेंट एंड बॉयज़ के लिए 14 to 16 ईयर कहलाता है एडोलसेंट। ओके, तो सबसे पहले अपन को क्या याद करना है कि नियोनेट कौन सा टाइम कहलाता है। बर्थ टू 28 डेज कहलाता है नियोनेट या न्यूबॉर्न। इन्फेंसी कहलाता है आफ्टर 28 डेज टू 1 ईयर इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर कहलाता है टोडलर। 3 to 6 प्री स्कूल। 6 to 10 स्कूल एज। एंड गर्ल्स के लिए 10 to 14 कहलाता है एडोलेसेंट एंड बॉयज़ के लिए 14 to 16 कहलाता है एडोलेसेंट। ओके, अब जो बेबीज़ होते हैं वो 6 to 7 मंथ में हेड इरेक्ट करना सीखते हैं एंड एंड ऑफ द 24 मंथ 2 to 3 वर्ड सेंटेंस बोलना सीखते हैं एंड आफ्टर 24 to 30 मंथ्स बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल करना सीखते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 6 to 7 मंथ में हेड इरेक्ट, 2 to 3 वर्ड सेंटेंस इन एंड ऑफ 24 मंथ एंड बॉवल ब्लैडर कंट्रोल इन 24 to 30 months. Okay. एजेंट यूज फॉर सेडेशन इन चिल्ड्रन आर। गैसेस में यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बेंजोडाइजेपिन में यूज़ करते हैं डायजेपम एंड मिडाजोलम। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में यूज़ करते हैं बार्बिचुरेट एंड क्लोरहाइड्रेट। ओके, तो एजेंट सेडेशन के लिए कौन कौन सी यूज़ करते हैं बच्चों में? गैसेस में यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बेंजोडाइजेपिन्स में यूज़ करते हैं डायजेपम एंड मिडाजोलम। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में यूज़ करते हैं बार्बिचुरेट एंड क्लोरहाइड्रेट। अब आते हैं फियर पे। फियर जो होता है वो स्टार्ट होता है सून आफ्टर बर्थ। ओके, और ये 3 टाइप का होता है: इन्नेट फियर, सब्जेक्टिव फियर एंड ऑब्जेक्टिव फियर। इन्नेट फियर जो है वो आफ्टर बोर्न हो जाता है इन्नेट फियर। जैसे ये बोर्न होता है उसके बाद इन्नेट फियर कहलाता है वो पीरियड। और सब्जेक्टिव फियर होता है जब फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा कोई फियर जो है वो ट्रांसमिटेड होता है तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव फियर। और ऑब्जेक्टिव फियर होता है कि ओन एक्सपीरियंस के कारण जो फियर होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव फियर। ओके, ओन फियर के कारण, ओन एक्सपीरियंस के कारण। जैसे कि अगर कोई बच्चा पहले भी डेंटिस्ट के पास जा चुका है और वहाँ पे पेनफुल एक्सपीरियंस था, बैड एक्सपीरियंस था, तो उसके कारण जो वो फियर फील करेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फियर। और अगर फैमिली और फ्रेंड्स के कारण अगर किसी ने उसे कुछ ऐसा बताया है जिसके कारण उसे डर लगने लगा है तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव फियर। और बाय बोन जो फियर होता है उसे बोलते हैं इन्नेट फियर। ओके, बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ फियरफुल चाइल्ड, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो होता है वो वर्ड सब्सटीट्यूट होता है। यूफेमिज्म जो होता है वो वर्ड सब्सटीट्यूट होता है। जैसे कि रेनकोट बोलते हैं हम रबर डैम को। ओके, और स्लीपिंग मेडिसिन बोलते हैं एनेस्थीसिया को। तो ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं और इन्हें बोलते हैं यूफेमिज्म, क्योंकि वर्ड सब्सटीट्यूट को। ओके, नेक्स्ट है बेसिक फियर ऑफ 2-year-old चाइल्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट। 2-year-old चाइल्ड के लिए बेसिक फियर होता है सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट। ओके, 6-year-old चाइल्ड अगर डेंटिस्ट के पास आया है तो उसे होगा सब्जेक्टिव फियर। अगर वो फर्स्ट टाइम आया है तो उसे होगा सब्जेक्टिव फियर, क्योंकि उसे फैमिली और फ्रेंड्स ने जो फियर ट्रांसमिट किया है उसके कारण उसे फियर फील हो रहा है, तो वो होता है सब्जेक्टिव फियर। और अगर ये सब्जेक्टिव फियर बहुत टाइम तक हो जाए, मतलब अगर मन से ना जाए, तो ये कहलाता है लॉन्ग स्टैंडिंग सब्जेक्टिव फियर। और उससे निकल पाना डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, इस मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है इससे बाहर निकल पाना। द बेस्ट वे टू हेल्प अ फ्राइटेंड चाइल्ड टू ओवरकम इज फियर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फियर। तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फियर कराना पड़ेगा बच्चे को। अगर किसी चीज़ से बच्चा डर रहा है, किसी साउंड से डर रहा है, तो पहले आपको वो साउंड बताना होगा कि साउंड किस चीज़ से आ रहा है, तो बच्चा नहीं डरेगा, उससे पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो सब हमारा बेस्ट वे टू हेल्प द फ्राइटेंड चाइल्ड to overcome his fear is identification of the fear. Effective method for the management of fear is reconditioning, explanation and reassurance. तो reconditioning इफेक्टिव मेथड कौन सी है फेयर के मैनेजमेंट के लिए? रिकंडीशनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड रीएश्योरेंस, ये तीनों जो है वो इफेक्टिव मेथड है कि आप एक्सप्लेन करेंगे तो भी उसे समझ में आ जाएगा, रीएश्योरेंस से भरोसा दिलाएंगे कि नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी वो समझ जाएगा, या फिर उसका माइंड चेंज करना
मतलब उसको उसकी एंजाइटी को दूर करना या डिस्ट्रैक्ट करना, और फिर फियर को दूर करने के बाद फिर अपनी प्रोसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को ये मेथड इफेक्टिव होती है। 4-year-old child who is aggressive in behavior in dental stress situation is usually, अगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव चाइल्ड है, 4 ईयर है जो कि, तो वो किसके कारण होता है? स्पॉइल्ड नेचर, मतलब वो किसी की नहीं सुनता है और फिर वो फोर्सफुली क्राइंग ऐसा बिहेव करेगा। अ चाइल्ड पेशेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग रेजिस्टेंट टू डेंटल ऑफिस, पेशेंट जो है वो जाएगा तो डेंटिस्ट के पास कि वो एग्री करेगा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर वो रेजिस्टेंट करने लगेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो ये कहलाता है एंजाइटी। थ्योरीज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की 2 थ्योरीज होती है, साइकोडायनेमिक थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी। जो साइकोडायनेमिक थ्योरी होती है उसमें 3 थ्योरीज आती है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी होती है जो किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने, उसे क्या कहते हैं? और साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी होती है साइकोसोशल थ्योरी, जिसे डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी भी बोलते हैं, और इसे दिया था एरिक एरिक्सन ने। और तीसरी होती है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे दिया था पिजेट ने। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी कौन कौन सी होती है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी जिसे दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, साइको सोशल थ्योरी जिसे दिया था एरिक एरिक्सन ने, और कॉग्निटिव थ्योरी जिसे दिया था पिजेट ने। ओके, नेक्स्ट होती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी जो होती है वो 4 होती है, 4 इन नंबर्स। कॉग्निटिव हिरार्ची ऑफ नीड्स, सोशल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग। तो कॉग्निटिव हिरार्ची ऑफ नीड्स किसने दिया था? मैस्लो ने। सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था बंडूरा ने। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव ने, और ओपरेंट कंडीशनिंग दिया था स्किनर ने। तो ये तो याद ही रहेंगे, दोनों कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था पैवलोव ने और ओपरेंट कंडीशनिंग दिया था स्किनर ने। कॉग्निटिव हिरार्ची ऑफ नीड्स मैस्लो ने एंड सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था बंडूरा ने। अब साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड, जो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था वो किससे बना होता है? 3 पार्ट से, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो इड होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट होता है, यानी बहुत ही पहला पार्ट होता है, और बाकी जो सिस्टम्स डेवलप करता है। ओके, दूसरा होता है ईगो, जो कि डेवलप होता है इड से 2 to 6 मंथ ऑफ द लाइफ पे। ओके, और थर्ड होता है सुपर ईगो। इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो मोरल्स पे, वैल्यूज़ पे, मोरल्स पे काम करता है। ठीक है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे। तो इट जो है, तो ये अभी पता है मैंने कि ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट होता है, ये अदर 2 सिस्टम को डेवलप करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है और मैंने वाइट चीज़ें छोड़ी है, जैसे कि शुगर और राइस, और अगर मम्मी ने उस दिन बनाया है खीर, अब मैं तो वाइट चीज़ें मैंने छोड़ी दी है, तो क्या होगा कि जो मेरा ईगो पार्ट होगा, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो बोलेगा कि यार मेरे को खाना है क्योंकि मेरा तो बहुत मन कर रहा है। बट जो इड होगा वो बोलेगा कुछ नहीं होता है, खा लो। वो प्लेजर प्रिंसिपल, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिल रही है, इसलिए वो बोलेगा कि नहीं आप ये खा सकते हो, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिल रही है। तो इट जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन जो ईगो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो बोलता है कि यार लेकिन इतना वर्कआउट कर रही हूँ, इतना डाइटिंग कर रही हूँ मैं, अगर मैं खा लूँगी तो मेरे को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं वेट लॉस नहीं कर पाऊँगी ईजिली। तो वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, अपन थोड़ा सा खा लेते हैं, ओनली 2 स्पून। ठीक है, लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो मतलब सिर्फ डिसाइड करता है यस और नो। सुपर ईगो, तो सुपर ईगो जो है वो किससे मिलता है? हमें सोसाइटी या पेरेंट्स हमें बताते हैं इस बारे में कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। तो सुपर ईगो जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो बोलेगा कोई मतलब नहीं है अगर तुमने वर्कआउट कर रहे हो और अगर तुमने ये खा लिया, इसलिए ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तुम उससे दूर चले जाओ, अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम वहाँ से दूर चले जाओ। तो ये होता है सुपर ईगो। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीनों जो है ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी के पार्ट हैं, जो कि काम करते हैं इड प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रैंकल्स बिहेवियर रेटिंग स्केल। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग बिहेवियर रेटिंग स्केल होता है जिसमें 4 टाइप के बच्चे आते हैं, डेफिनेटली नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड डेफिनेटली पॉजिटिव। तो डेफिनेटली नेगेटिव तो ये होते हैं कि रिफ्यूज़ कर देते हैं ट्रीटमेंट को, फोर्सफुली क्राई करते रहते हैं कि मुझे तो ये ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो। और नेगेटिव होते हैं जो थोड़ा सा मना करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करवाना है, लेकिन पता है पेन तो हो रहा है, करवाना तो पड़ेगा, तो इसलिए स्लाइटली नेगेटिविज्म शो करते हैं।
पॉजिटिव होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रीटमेंट, कि ठीक है चलो करवाना तो है, मुझे इतना पेन हो रहा है, वो चले जाते हैं करवाने के लिए। लेकिन जब तब तक ट्रीटमेंट आधा हो चुका होता है तब तक फिर वो अनकोऑपरेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है। फोर्थ होते हैं डेफिनेटली पॉजिटिव, जो यूनिक बिहेवियर शो करते हैं और बहुत ही अच्छे से डेंटिस्ट के साथ बिहेव करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। तो डेंटिस्ट जो है ऐसे बच्चों को बहुत ही ऐसे बच्चों को डेंटिस्ट शो करते हैं एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। तो 4 टाइप के चिल्ड्रन होते हैं, डेफिनेटली नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड डेफिनेटली पॉजिटिव। 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड को बोलते हैं द टेरेबल 2 या प्री कोऑपरेटिव स्टेज, ये आपको याद रखना है। 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड को बोलते हैं द टेरेबल 2 या प्री कोऑपरेटिव स्टेज। नेक्स्ट है बिहेवियर मैनेजमेंट। बिहेवियर मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच एंड फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में आता है कम्युनिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आता है डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कंटिजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर थर्ड में आता है बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसमें ऑडियो एनाल्जेसिया, बायो फीडबैक, वॉइस कंट्रोल, हिप्नोसिस, ह्यूमर, कोपिंग, रिलैक्सेशन, इम्प्रूवमेंट थेरेपी एंड एवर्सिव कंडीशनिंग, ये सब आते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में 3 आते हैं, कम्युनिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मैनेजमेट। जो सबसे ज़्यादा आपको ये पूछा जाता है वो डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कंटिजेंसी मैनेजमेंट होता है। और वन मोर थिंग होती है टेल, शो, डू, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में आते हैं 3, प्री मेडिकेशन, कॉन्शियस सेडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया। तो फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या आते हैं? प्री मेडिकेशन, कॉन्शियस सेडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो अभी अब अपन डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज से स्माइल करके, आई कांटेक्ट करके, है ना। नॉन वर्बल में क्या आएगा? आई कांटेक्ट, स्माइलिंग या हग करके बच्चे को, ये अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शो करते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि 3 ईयर एज, मोर देन 3 ईयर एज बच्चे, जिसकी एज हो उस बच्चे के साथ अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके साथ मतलब अपन अच्छे से बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, अपनी मतलब टोन ऑफ वॉइस से वो समझ सकते हैं कि अपन को समझ में आता है कि कब फर्म रखनी है, कब स्लो रखनी है, तो उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि इन्वॉल्व टीचिंग। इसमें अपन को टीच करना है बच्चे को कि सबसे पहले उसकी एंजाइटी रिमूव करना, उसको रिलैक्स कराना है। फिर इसके बाद टेल, शो, डू टेक्निक यूज़ करते हैं और उसे बताते हैं कि हम अभी क्या करने वाले हैं, प्रोसेस में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद आगे ट्रीटमेंट करते होते हैं। ये तो कहलाता है डिसेंसिटाइजेशन, क्या। तो अपन को पता चल गई है कि बिहेवियर मैनेजमेंट में 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आता है कम्युनिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आते हैं 3, डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कंटिजेंसी मैनेजमेंट। और बाकी आते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट में ऑडियो एनाल्जेसिया, जिसको वाइट नॉइस भी बोलते हैं, जिसमें ऑडियो सुनाया जाता है या वीडियो दिखाया जाता है ताकि बच्चे को वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं उस प्रोसेस से। फार्माकोलॉजिकल में आते हैं प्री मेडिकेशन, कॉन्शियस सेडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया। अब कुछ जो राइटर है जिन्होंने उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया था उनके बारे में अपन याद करेंगे। टेल, शो, डू करवाया था एडल्सन ने, मॉडलिंग बंडूरा ने, डिसेंसिटाइजेशन जोसेफ वुल्फ ने, होम जॉर्डन ने, डेंटल होम कॉन्सेप्ट ऑथर नोवक ने। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद आ गए होंगे अगर आपने अपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे। तो कि टेल, शो, डू किसने दिया था? एडल्सन ने, मॉडलिंग बंडूरा ने, डिसेंसिटाइजेशन जोसेफ वुल्फ ने, होम जॉर्डन ने, और डेंटल होम कॉन्सेप्ट दिया था ऑथर नोवक ने। अपन ने बंडूरा ने एक और दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी में, जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, ये सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा, ओके। और बंडूरा ने एक और चीज़ क्या दिया? मॉडलिंग, ये मॉडलिंग। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट थ्योरी। तो फ्रूट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज, ओके। तो ओरल स्टेज होती है 1 to 2 ईयर में, एनल स्टेज 2 to 3, फिर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 में फैलिक स्टेज, देन लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। तो ओरल स्टेज जो है मोस्टली क्या होते हैं 1 to 2 ईयर में बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है ओरल स्टेज। एनल स्टेज जो होता है वो, उसमें एनल जोन जो है उनका प्राइमरी जोन ऑफ प्लेजर बन जाता है, ठीक है।
और उसमें जो है बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, और अगर ज़्यादा ही उनको ओवर एम्फेसाइज़ किया जाता है, ज़्यादा ही जोर दिया जाता है उसको सिखाने के लिए, तो बच्चे जो है बहुत ही ज़िद्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो है वो चाइल्ड डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट्स है। मोस्टली 3 to 5 ईयर्स की एज में आपने देखा होगा कि मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो फादर के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मॉम के प्रति, मॉम के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स रहता है बॉयज़ में और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स में। नेक्स्ट होती है लेटेंसी स्टेज, इसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसमें ईगो जो है वो मैच्योरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि अब आपको समझ में आने लगता है उस एज में कि ये सही है, और मिक्स डेंटिशन इसी पीरियड में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है जेनाइटल स्टेज। तो याद हो गया आपको, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट थ्योरी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। तो ओरल स्टेज स्टार्ट होगी 1 to 3, एनल स्टेज 2 to 3, फैलिक स्टेज 3 to 5, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। अब अकॉर्डिंग टू पिजेट कॉग्निटिव थ्योरी, हाँ कॉग्निटिव थ्योरी दिया था पिजेट ने, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बी कैरेक्टराइज इन 4 मेजर स्टेजेस: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया था, पिजेट ने दिया था। उसने 4 कैटेगरीज में डेवलपमेंट्स को 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया था: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल एंड सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज स्टार्ट होता है 0 to 2 ईयर में, प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है 2 to 6 ईयर में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट होती है 7 to 12 ईयर में, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट होती है 11 to 15 ईयर्स में। तो ये थे की पॉइंट्स चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बिहेवियर मैनेजमेंट में, और इसके क्वेश्चंस फर्स्ट और पीरियोडोंटिक फर्स्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अगर आप ये पूरा पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।